दूर से देखने पर ये समंदर में खड़ी कोई बैटल शिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5,000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटीज थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान गोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों? क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? इस पीडी चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस आइलैंड को हशीमा कहा जाता है जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटल शिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटल शिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमा की कहानी इनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड्स काफी हरे भरे हैं, लेकिन हशीमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हशीमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800s में हशीमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पे बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप ओवर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकती थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशामी आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशामी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हशीमा वाहिद ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना काफी था। इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हशीमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी
जिसने हशीमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3000 वर्कर्स रहते थे, जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हशीमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ रह सके। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए गए। 1941 में हशीमा आइलैंड पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमा में उस वक्त 335 लोग 1 एकड़ में रहते थे। जो वर्कर्स यहाँ रहते थे उनका कहना है कि एक कमरा 3 वर्कर्स शेयर करते थे, लेकिन उसमें जगह सिर्फ 2 वर्कर्स के सोने की थी और तीसरे वर्कर को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइन की बात की जाए तो वो हशीमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमा आइलैंड की कोल माइन पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, हाई स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहाँ ये तमाम फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन्स बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960s में हशीमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था, लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया में कोल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही काफी मुश्किल थी, क्योंकि एक तो ये मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था।
इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हशीमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमा आइलैंड को छोड़ दिया। हशीमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमा साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा था और इसकी वायलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स्ड लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर किया गया और गोस्ट टाउन की शक्ल में ये काफी फेमस भी हो गया, खास तौर पे उनके बीच जो गोस्ट टाउन्स या खंडरात देखने के शौकीन थे। 2005 में जापान ने हशीमा आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफून्स की वजह से गिर चुकी है और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब है। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस गोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमा आइलैंड पर ही शूट किया गया था। 2009 में जापान ने हशीमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है जिन लोगों को यहाँ फोर्सफुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार इनके बीच कॉम्प्रोमाइज इस बात पे हुआ कि जापान यहाँ 1940s में फोर्स्ड लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्स्ड लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।